एक व्यक्ति साहूकार के पास जाता है। साहूकार उसको कहा जाता है जो ब्याज पर पैसे देता है। तो वह व्यक्ति साहूकार से कहता है मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो साहूकार पूछता है कि 1 लाख रुपए का तुम क्या करोगे? तो वह कहता है मेरी बेटी जो पढ़ने में बहुत ही होनहार है, उसका सपना है मैं बड़े होकर IAS अफसर बनूंगी, जिसका इसी के कारण मुझे पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अपने बेटे की किताबें और एक अच्छा सा मोबाइल जिसको ख़रीद सकूं, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए, जिससे वह पढ़ाई उसकी आसान हो जाए, वह अपने सपने को स्वीकार कर ले। तभी वो जो साहूकार था उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए देता है और वह व्यक्ति उस पैसे से किताबें महंगी महंगी अच्छी अच्छी खरीदता है और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीदता है, क्योंकि उसकी बेटी जो कि 24 घंटे पढ़ा करती थी और पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, जो कि अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करके पिता का नाम रोशन करती थी। और बेटी ने भी पिता से कहा पापा एक दिन जब मैं IAS अफसर बन जाऊंगी तो मैं अपने परिवार की स्थिति बदल दूंगी, जितना संघर्ष आप कर रहे हैं मैं उसका एहसान एक दिन ज़रूर उतारूंगी जब मैं अधिकारी बन जाऊंगी। मगर पिता को क्या पता था जो बेटी IAS अफसर का सपना देख रही है वह आने वाला कल उसके लिए इतना खतरनाक है जिसको भुला पाना उसके पिता और माता के बस की बात नहीं है। और उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और उस लड़की का सपना भी अधूरा रह जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस कहानी को अंत तक आप लोग ज़रूर सुनें, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको भी सीखने को सीख मिलेगी और जो घटना इस लड़की के साथ घटी है वह आप लोगों के साथ न घटे। अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है उन्नाव। उन्नाव के पास एक इलाका है जिसका नाम है हसनपुरा और तारीख थी 10 नवंबर 2022 और दोपहर के 2 बजे। एक जो लड़की जो स्कूल से अपने घर पहुंचती है और देखती है जो उसका द्वार है या गेट है वह बंद है, तभी एक उसके पीछे का दरवाज़ा था, वहां से जाकर जब देखती है पीछे का द्वार खुला है तो उसको अनहोनी की बात सताती है। क्या पता मेरे घर में कोई अनहोनी हो गई हो, जैसा कि उसकी बड़ी जो बहन जो घर पे रहती थी, जो तैयारी करती थी, और माता पिता जो कि एक जॉब करते थे, जो कि वो सुबह निकलते थे शाम को आते थे। अब वह लड़की पीछे से अपने घर में दाखिल होती है, देखती है कि उसकी बहन जो कि बड़ी बहन खून से लथपथ और ऐसी अवस्था में पड़ी है जिसको देखने के बाद वह बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाती है। और जब 5 मिनट बाद उसको होश आता है तो देखती है कि जो मेरी बड़ी बहन है उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और घर में हर जगह ब्लड के धब्बे के निशान हैं, खून बहने के निशान हैं। वह यह सब दृश्य देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है और चीख चीख के रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उसकी चीख जब अगल बगल में सुनाई पड़ती है तो लोग उसके घर की ओर भागते हुए दौड़ते हैं और जो दृश्य देखते हैं अड़ोस और पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति वह भी हैरान हो जाते हैं। तभी जो बहन थी जो स्कूल से आई थी वैसे ही वह तुरंत घर से कपड़ा लेके आती है, अपनी बहन के ऊपर डाल देती है। डालने के साथ साथ अपने माँ पिता को फ़ोन मिलाती है, कहती है माँ और पिता जो दीदी हैं उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है और आप लोग जल्दी घर आ जाइए। यह सुन के माँ पिता जो कि बाहर काम करने के लिए गए थे वो भी बिल्कुल रोते दौड़ते हुए जब घर पहुँचते हैं, घर के साथ साथ जो ग्रामीण थे, ग्रामीण तभी वहाँ पुलिस जो थाना था वहाँ संपर्क करते हैं, यह बात की सूचना देते हैं। जब मौकाए वारदात पुलिस आती है वह भी उस लड़की की इस तरह की लाश देखकर वह भी हैरान और परेशान हो जाती है कि एक लड़की जो 24 घंटा अपनी पढ़ाई करती थी, जो मोहल्ले वाले भी कहते थे कि उसकी लड़की का नेचर इतना अच्छा था, इतना सरल स्वभाव था, जिससे कभी मनमुटाव नहीं था, आखिर इस तरह लड़की की हालत किसने की और क्यों की। जब पुलिस वाले देखते हैं कि हर घर में, पूरे घर में ब्लड के निशान हैं और जो लड़की है बिल्कुल उसके ऊपर एक कपड़ा भी नहीं है, तो वह कोई अनहोनी की शंका जताते हैं। पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं,
तभी पता लगता है इस लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती रेप किया है। रेप करने के साथ साथ वह व्यक्ति फरार हो गया है। और जब घर जाके देखते हैं तो सभी सामान अपनी जगह पे था। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि यह कोई चोरी डकैती नहीं हुई है, इस लड़की के साथ गलत काम किया गया है। अब पुलिस वाले उनके माँ और पिता से पूछताछ करते हैं। तभी पूछताछ करने के साथ साथ माँ पिता पूरे लोगों के बारे में बताते हैं जो घर आते थे, जो जाते थे, जिनसे मिलना जुलना था। तभी पुलिस को 2 व्यक्तियों के ऊपर शक जाता है, जिसके माता और पिता के कहने पर तहरीर लिखाई जाती है 2 अज्ञात व्यक्तियों के प्रति। अब पुलिस वाले उनको तुरंत हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के साथ साथ जो बेटी का शव था वहीं घर पे पड़ा था। अब जब पुलिस वाले उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो गांव वाले और परिवार वाले वो विरोध करते हैं। कहते हैं पहले जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसको जल्द से जल्द पकड़िए, तब मेरी बेटी का शव लेके जाइए, और जो अपराधी हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं, कहते हैं अपनी टीम और जांच कमेटी बनी है, जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होगा। और जो व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा था तो पता लगता है वह उस समय उस घटना स्थान पे थे ही नहीं, वह कहीं दूसरी जगह थे। तो पुलिस वाले जब वह जिस जगह पे नहीं थे तभी वह जहाँ पर दूसरी जगह थे उस जगह की अपनी विटनेस देते हैं या सबूत देते हैं। तो पुलिस वाले उन दोनों को भी छोड़ देती है। अब पुलिस वालों के पास उस लड़की का फ़ोन बरामद होता है जो कि एक पैटर्न लॉक था। अब पुलिस वाले उसको खोलें तो खोलें कैसे, अगर उसका पासवर्ड घर में किसी को नहीं पता था। अब उसको भेजते हैं फॉरेंसिक टीम के पास, और बाकी जो टीमें थी, डॉग स्पॉट टीम थी, फॉरेंसिक टीम थी, सभी अपनी जांच और पड़ताल में लग गई थी। आखिर इस लड़की का कत्ल किसने किया और क्यों किया। और जब माँ पिता से बात की तो उन्होंने को भी इसकी लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई इसका दोस्त है जो इससे मिलता हो। अब पुलिस वाले अब उस मोबाइल का 2 दिन बाद पासवर्ड खोलते हैं और पैटर्न लॉक खोलते हैं। तभी पता लगता है कि एक नंबर है जो एक चैट है जिसमें यह लड़की ज़्यादातर उस लड़के से बात करती थी। अब पुलिस वाले 1 या 2 घंटे की कड़ी मशक्क़त के साथ उस लड़के का नंबर के साथ साथ उसकी लोकेशन और उसका नाम पता लगा लेते हैं। तभी पता लगता है कि यह लड़का माखी क्षेत्र का रहने वाला, जो कि उन्नाव में है, उसी के पास एक गांव पड़ता है रावतपुर का रहने वाला, जिसका नाम राम बरन उर्फ राजा है, जो कि इस लड़की से ज़्यादातर चैट करता था, ज़्यादातर बात करता था। अब पुलिस के अंदर शक ये था कि क्या पता यह जो युवक है इस लड़की का कोई इससे संपर्क है और यह कातिल तक क्या पता पहुंचा सके हम लोगों को। अब पुलिस वाले उसको तुरंत हिरासत में लेते हैं और बैठालते हैं। तो पता लगता है जो राम बरन है वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और साथ में कोचिंग पढ़ाता है और साथ साथ अपने घर और परिवार का खर्च चलाता है। अब पुलिस वाले जब थाने लेकर आए और उस लड़की के बारे में जो राम बरन से पूछताछ की तो पहले तो उसने ढीला मूला एक रवैया अपनाया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता लगा कि एक हैरान कर देने वाला सच। तभी बताता है 2020 का समय था, लॉकडाउन, जो कि सभी लोग खाली बैठते थे और ज़्यादातर अपना समय फ़ोन पे दिया करते थे। जिसने कि एक इसने ऐप डाउनलोड किया जिसका नाम था शेयर चैट। और जो एक शेयर चैट ऐप था, यह ऐप ऐसा होता है कि इसमें अनजान व्यक्ति से भी हम बात कर सकते हैं और उनसे कुछ भी अपनी बात कह सकते हैं। जैसा कि जो लड़की थी जिसका कत्ल हुआ था उसने भी 2020 में शेयर चैट डाउनलोड किया था। डाउनलोड होने के साथ साथ जिसकी पहली बार मुलाकात हुई थी राम बरन से, जो कि उन्नाव के दोनों लोग रहने वाले थे। पहले अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया और बाद में जब पूछा कि आप क्या करते हैं और या क्या करती हैं, तभी उसने बताया कि यूपीएससी की मैं घर पे रह के ऑनलाइन तैयारी करती हूं, और लड़के ने भी यूपीएससी के बारे में बताया। अब दोनों लोग एक ही कैटेगरी के हो गए और उनको लगा कि हम लोग साथ में बातचीत करके एक दूसरे के प्रति कुछ अच्छी जानकारी मिल जाएगी और जो हम लोग की यूपीएससी की तैयारी है उसमें थोड़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं एक से भला 2 लोग होते हैं, अगर 2 लोग किसी चीज़ में लगते हैं तो वह काम आसान हो जाएगा। मगर इस लड़की को यह अंदेशा नहीं था कि आने वाला समय उसका बहुत ही भयंकर होने वाला है। यह कारवां बिल्कुल चलता रहा। चलता होने के साथ साथ जब समय मिलता तो एक दूसरे के प्रति दोनों फ़ोन पे बात करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। हाल चाल पूछने के साथ साथ
दोनों की इतनी गहरी हो गई दोस्ती कि सुबह उठकर गुड मॉर्निंग और साथ में रोज सोते सोते गुड नाइट तक का पूरा, कि हर परिस्थिति अपनी वो बताती और वो लड़का अपनी परिस्थिति लड़की को बताता था। एक तारीख आती है जो तारीख थी 10 नवंबर 2022, सुबह के करीब 9 बजे। लड़का जो था रामबरन लड़की को फ़ोन करता है, कहता हेलो क्या हाल हैं आपके, और लड़की कहती मैं तो अच्छी हूँ मगर मेरा स्वास्थ्य ख़राब है। तो कहता है ठीक है, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं और आपस में ऑनलाइन बात की है और आज लगता है कि समय कि हम लोग को मिलना चाहिए। लड़की कहती हैं ज़्यादा मिलने जुलने के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपनी घर पर बैठ के तैयारी करो और मैं भी अपनी तैयारी करती हूँ और जब कभी समय लगेगा तो एक बार मिल लेंगे। लड़का मानता नहीं है, अपना वाहन निकालता है, अपनी गाड़ी निकालता है, उस लड़की के घर की ओर निकलता है क्योंकि उसको हालांकि 2 साल से साथ में बात कर रहे थे। घर का एड्रेस उस लड़के को पता था और लड़की को पता था और कितने फैमिली में मेंबर हैं और कहाँ कहाँ क्या काम करते हैं और कितनी सिस्टर हैं उसकी। तो वह लड़का अपनी गाड़ी निकालता है, गाड़ी निकालने के साथ साथ अब रुख करता है जो लड़की का गांव था हसनपुर की तरफ। तभी उससे पहले एक मेडिकल स्टोर पड़ता है जहां पर वह अब खरीदता है शक्तिवर्धन गोलियां। 2 शक्तिवर्धन गोलियां खरीदता है लड़का, अपनी जेब में रखता है। जेब में रखने के साथ साथ अब लड़की के घर के सामने पहुंचता है और खटखटाता है। तो लड़की कहती कौन, कहता मैं रामबरन आपका फ्रेंड। तो लड़की उसको अंदर बुलाती है और अपने सामने बैठालती है और तभी जो लड़की होती है वो पानी लेकर आती है। ज़्यादातर हम लोगों के भी यहाँ यही है कि अगर कोई मेहमान आता है तो उसको चाय पानी पहले पूछा जाता है और फिर बैठने के लिए कहा जाता है। तो उस लड़की ने भी पहले पानी लाई, पानी लाने के साथ साथ रामबरन जो कि उसकी किताबें देख रहा था यूपीएससी की, उसके साथ उसने अपने जेब से 2 गोलियां निकाली। 2 गोलियां निकालने के बाद दोनों खा ली जो शक्तिवर्धन गोलियां थी। और खाने के बाद वह लड़की ने पूछा ये दवाई किस चीज़ की हैं, तो उसने कहा यह एक शक्तिवर्धन गोलियां हैं जिसको खाने के बाद उत्तेजना बढ़ती है। तो उसने कहा ऐसा तुमने क्यों कहा। तो उस लड़के ने कहा कि मैं आज तुमसे मिलने आया हूं तो इसीलिए हम लोगों ने खाया और हम लोग एक दूसरे के प्रति मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वह लड़की कुछ समझ नहीं पाई। जब उसने रैपर देखा तो उसको पूरी हकीकत पता चली, ये तो सेक्स करने के लिए खाई जाती हैं। अब वह लड़का उस लड़की को छेड़खानी करता है, बल्कि अपने पास बुलाने की मजबूर करता है। वह लड़की उसका मतलब विरोध करती है, उस टाइप का विरोध नहीं करती है, मतलब ना करती है, क्योंकि यह लोग फ्रेंड भी थे। फ्रेंड होने के साथ साथ जब वह लड़का नहीं मानता है वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। संबंध बनाने के साथ साथ उसी लड़की के तभी उस टाइम बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगती है। वह कहती है या सम्मत करो मेरी ब्लीडिंग हो रही। लड़का कहता है बस 10 मिनट की बात है, 10 मिनट के बाद सब सही हो जाता है। वह लड़का नहीं मानता क्योंकि उसने शक्तिवर्धन गोली खा ली थी जिसका कि उसका मानसिक संतुलन अब खो गया था और उसको बिल्कुल यही था कि सामने वाला शख्स कौन है उससे कोई मतलब नहीं था। जो उसका काम था वह अपना काम कर रहा था। करने के साथ साथ जब आधा घंटा तक हो जाता है तो उस लड़की की ब्लीडिंग और ज़्यादा होती है। जब उसका गोलियों का असर कम होता है तो उसको पता लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया है और लड़की की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ बहने लगती है। तो वह कहती है कि मुझको घबराहट हो रही है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी हालत ठीक नहीं लग रही है। वह लड़का भी बिल्कुल घबरा जाता है, कहता है हॉस्पिटल लेके चलूँगा तो घर वाले तुम्हारे जान जाएंगे क्योंकि अब तुम्हारी सिस्टर का भी आने का समय होने वाला है। तब वह युवक वहाँ से भागता है क्योंकि बाहर से भागेगा कोई ना कोई देख लेता, तो वह पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है। लड़की भी आती है उसी के पीछे पीछे, मगर वह चिल्लाती है, चीखती है, मगर उसकी आवाज़ घर से बाहर नहीं जाती है। वह आंगन में ही अपना बेहोश होकर गिर पड़ती है और वह लड़का 1:20 के आसपास वह उस घर से निकल जाता है और वह लड़की वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और उसका बहुत तेज़ ब्लीडिंग होती है। और जिसके बाद 2 बजे जब उसकी छोटी बहन आती है और जब पूरा दृश्य देखती है वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। और जब यह घटना पुलिस वालों को पता चलती है, जो युवक बताता है, तो वह भी हैरान और परेशान कि ऐसा एक युवक कैसे कर सकता है जो 1-2 टैबलेट खाकर एक लड़की की जान ले लिया, जिसका सपना था आईएएस अफसर बनने का और देश की सेवा करने के साथ साथ अपने माँ बाप का सिर फक्र से उठाने का। अब पुलिस वालों ने तमाम संगीन धाराओं में
केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के साथ उस युवक को जेल भेज दिया। जब मीडिया वालों ने उसके पिता से बातचीत की तो उनका रो रो के बुरा हाल था। तो मीडिया वालों के जवाब देते हुए पिता ने कहा कि मेरी बेटी इतनी होनहार थी कि मुझे अब यकीन नहीं हो रहा है कि वह एक लड़के से चैट कर रही थी, जो चीज़ हम लोग को पता नहीं थी। और उसके साथ साथ उस लड़के ने इतनी बड़ी गलती की जिसको माफ़ करने के मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उस लड़के को फांसी होना चाहिए। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा यह था, आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि ऐसी समाज में चल रही घटनाओं से आप लोग संचेत रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आने वाली घटनाओं से बचें। अब मिलते हैं हम आपको कल नई कहानी के साथ, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बताएं और सुझाव दें, जैसा कि आने वाले वीडियो में हम आपका नाम ले सकें।